दोस्तों, आपने देखा होगा कि धरती के एक छोटे से कोने में रेत के भार तले पड़ा छोटा सा बीज धीरे धीरे किस तरह से एक कोपल के रूप में बाहर निकलता है। और फिर जैसे जैसे उसको अपनी जरूरत की सभी चीजें समय समय पर मिलती हैं, वैसे वैसे वो बीज कुछ और ही समय के बाद छतदार पेड़ बन जाता है। जिस बीज को कभी हम उंगली के जोर से तोड़ सकते थे, अब उस पेड़ पर खड़े हुए कुल्हाड़ी मार सकें तब भी उसको हमें तोड़ने में बहुत ही मशक्कत होगी। भारतीय क्रिकेट की कहानी भी कुछ इसी तरह से रही है दोस्तों। पारसी लोगों ने 19वीं सदी में जो भी धरती की गोद में फेंका था और जो बीज एक लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के रहमो करम पर धरती में समाया रहा, उस पर आज एक शानदार वृक्ष खड़ा हो गया है। इन दोनों कहानियों में जो एक बात सबसे ज्यादा गौर करने लायक है वो ये कि जिस तरह बीज को पेड़ बनने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भारतीय क्रिकेट को भी समय समय पर कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ी जिनके बिना आज के वैभवशाली क्रिकेट बोर्ड का तैयार होना नामुमकिन था। ये जरूरी चीजें कौन सी थी और कौन से खिलाड़ियों ने उन जरूरत को पूरा किया? वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा में। इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। भारत में क्रिकेट की शुरुआत से लेकर साल 1932 में खेले गए पहले टेस्ट मैच तक। अगर इस देश का क्रिकेट इतिहास उठाकर देखें तो रणजीत सिंह जी और नवाब पटौदी के अलावा कुछ गिने चुने लोगों के बीच में ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आता जो बल्लेबाजी करने में महारत रखता हो। भारतीय क्रिकेट में दौर पूरी तरह से तेज गेंदबाजों का और पाल, शंकर बालू जैसे स्पिन गेंदबाजों का समय था। ऐसे में लाला अमरनाथ नाम का एक खिलाड़ी साल 1933 में इंग्लैंड के भारत दौरे पर अपना पहला मैच खेलने के लिए उतरता है और टीम की दूसरी पारी के दौरान इंग्लैंड के शानदार गेंदबाजों के सामने खेलते हुए 100 से ज्यादा रन बना देता है। मॉडर्न क्रिकेट में भले ही बहुत ही कम ये स्कोर हो, लेकिन उस समय भारतीय लोगों का उन सवर्णों का और लालाजी जैसे बल्लेबाज का इंतजार किस कदर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैदान पर मौजूद भीड़ में से ज्यादातर लोग उनके शतक के लिए वहां पर रुके हुए थे। जैसे शतक पूरा हुआ, लोगों ने गहने और रुपए सब कुछ लालाजी की तरफ फेंक दिए। एक शतक के बाद लोगों का इतना उत्साह उसके बाद किसी भी खिलाड़ी को नसीब नहीं हुआ। भारतीय टीम जब अगली बार इंग्लैंड गई तो वहां भी फर्स्ट क्लास मैचेस में लालाजी ने 600 से ज्यादा रन बना दिए थे। लालाजी के बाद भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को एक से बढ़कर एक बल्लेबाज दिए। भारतीय टीम उसके बाद कभी भी बल्लेबाजों के मामले में खाली नहीं रही। लालाजी आजाद भारत की पहली क्रिकेट टीम के कप्तान बने और फिर पाकिस्तान के खिलाफ साल 1952 में जब भारतीय टीम ने पहली बार सीरीज अपने नाम की तो लालाजी उस टीम के कप्तान थे। आगे एक सिलेक्टर और मैनेजर्स को लेकर अलग अलग तरह से लाला अमरनाथ जी का नाम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ चलता रहा और साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को भी काबिल क्रिकेटर बनाया, जिनमें से एक मोहिंदर अमरनाथ का नाम आता है। साल 1983 के विश्व विजय अभियान में क्या योगदान था उनका, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। इस तरह लाला अमरनाथ की मौजूदगी में उनका खेल भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। 21 साल का एक लड़का जो भारतीय टीम के साथ साल 1961-62 में वाइस कैप्टन के तौर पर वेस्टइंडीज जाता है, जिसकी एक आंख इंग्लैंड में हुए हादसे के कारण पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस लड़के को बताया जाता है कि उसका कैप्टन अभी आगे दौर के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें भारतीय टीम की कप्तानी करनी होगी, जहां हर कोई तुमसे बड़ा है। इस लड़के का नाम मंसूर अली खान पटौदी था। 21 साल की उम्र में उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला, वो भी एक ऐसे माहौल में जहां सभी भारतीय खिलाड़ी गोरे लोगों को खुद से बड़ा मानते थे। पूरी टीम जाति और ऊंच नीच के चंगल में फंसकर बुरी तरह बिखरी हुई थी और किसी को भरोसा नहीं था कि वो एक टीम के तौर पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। टीम में हालात ऐसे थे कि अगर दो खिलाड़ी एक ही जगह से नहीं होते या उनकी जाति सेम नहीं होती तो खिलाड़ी एक दूसरे की गेंद पर कैच लेने या चौका रोकने की कोशिश भी नहीं करते थे। ऐसे में टाइगर पटौदी ने टीम की भारतीयता को पैदा किया, टीम के अंदर भारतीयता की भावना को पैदा कर दिया और भरोसा दिलाया कि वो एक टीम के तौर पर किसी से भी छोटे नहीं है। भारतीय टीम कहीं से भी जाकर मैच जीत सकती है। साल 1967-68 के आसपास न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर पहली बार कोई टेस्ट मैच जीतने और सीरीज अपने नाम करने का कारनामा पटौदी की कप्तानी में किया। अपनी कप्तानी के दौर में ही टाइगर पटौदी ने विश्व क्रिकेट से अलग हटकर स्पिन गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया और इसी भरोसे का नतीजा बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट राघवन जैसे महान खिलाड़ी थे, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की गेंदबाजी को संभाला। जब भारतीय टीम के पास कोई स्पेशलिस्ट शानदार तेज गेंदबाज नहीं था, पटौदी के निजी आंकड़े भले ही उन्हें एक शानदार खिलाड़ी साबित न करते हों, लेकिन अपने करियर के 13 सालों में एक आंख के साथ बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण में जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत ही बड़ी बात है। बात अगर बल्लेबाजी की करें तो सुनील गावस्कर के कद की बराबरी करने वाले खिलाड़ियों का नाम बहुत कम है, क्योंकि बल्लेबाज के तौर पर आप रन किस दौर में, किनके सामने और किस स्थिति में बनाते हैं ये बड़ा मायने रखता है। सुनील गावस्कर ने जिस समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में पदार्पण किया तब भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि वो किसी मैच में बिना आउट हुए वापस आ जाएं।
भारतीय बल्लेबाजों के लिए वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को झेलना बहुत बड़ी बात थी। मैच ड्रॉ कराना जीतने जैसी खुशी देता था और अपने पूरे करियर में 200 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों को सबसे बड़ा माना जाता था। ऐसे में सुनील गावस्कर आते हैं और अपनी पहली सीरीज में वेस्टइंडीज की धरती पर 774 रन बनाते हैं। भारत में पैदा हुए किसी भी बल्लेबाज का प्रदर्शन इससे पहले कभी इतना अच्छा नहीं था। आगे चलकर सुनील गावस्कर की शतकीय पारी के चलते ही भारतीय टीम ने साल 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 403 रन चेज किए थे। साल 1987 में संन्यास से पहले एक समय ऐसा था जब कपिल देव टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में आए और गावस्कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मामले में पहले स्थान पर थे। सुनील गावस्कर ने उस समय वेस्टइंडीज के सामने सबसे ज्यादा शतक लगाए थे। इसके सामने खड़े रहने वाला बल्लेबाज भी कभी भी भारतीय टीम में इनाम का हकदार माना जाता था और ये शतक गावस्कर के बिना हेलमेट पहने हुए लगे थे। बल्लेबाजी के बाद अगर बात करें गेंदबाजी की, तो आजादी से पहले और फिर आजादी के बाद भी कुछ एक को छोड़कर लंबे समय तक भारतीय टीम में कोई भी सशक्त शानदार तेज गेंदबाज अपनी जगह नहीं बना पाया। 2 दशकों तक भारतीय टीम में गेंदबाजी की कमान स्पिन कॉर्टर ने संभाली। कुछ तेज गेंदबाज भी आए लेकिन अपना स्थान पक्का करने में सफल नहीं रहे। ऐसे में जब कहा जाता था कि भारत तेज गेंदबाज पैदा नहीं कर सकता, उस भारतीय टीम में कपिल देव का आगाज होता है। साल 1978 से 1994 तक कपिल देव ने इतना कुछ अपनी गेंदबाजी के दम पर हासिल कर लिया कि इन्हें देखकर भारत में तेज गेंदबाज बनने की होड़ बच्चों में शुरू हो गई। एक ऑलराउंडर के तौर पर हेडली और इमरान खान से आंकड़ों के मामले में कपिल देव बहुत आगे थे। कप्तान के तौर पर साल 1983 में जो तोहफा इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को दिया, उसको तो बयान नहीं कर सकते। आज भारत में क्रिकेट जिस मुकाम पर है, उसमें कपिल देव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्व कप जीतकर कपिल देव की टीम ने भारत में क्रिकेट को सबसे बड़ा खेल बनाने की मुहिम का आगाज किया था। उस मशाल को अपने हाथों में लेकर दुनिया भर में जिस एक बल्लेबाज ने 24 सालों तक जारी रखा, उस बल्लेबाज को हम और आप सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। सुनील गावस्कर के बाद विश्व भर के लोग जब ये मान बैठे कि भारतीय टीम में कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं आएगा, उस समय सचिन तेंदुलकर ने अपने पसंदीदा गावस्कर की विरासत को आगे बढ़ाया और भारतीय क्रिकेट को सबसे शक्तिशाली पद पर लाकर खड़ा कर दिया। एक 16 साल का लड़का जिसने अगले 24 सालों तक हर परिस्थिति में भारतीय टीम को ऊपर रखा और अपने खेल को शिखर तक पहुंचा दिया, जहां लारा, स्मिथ, कैलिस, पोंटिंग और उसके बाद भी आज तक कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा पाया। सचिन तेंदुलकर ने खेल को भारतीय लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। सचिन का शतक भारत के लिए त्योहार की तरह था। उनके शून्य पर आउट होने पर लोग भूखे सो जाते थे। उनका 100वां शतक देश के चर्चा का विषय का बड़ा मुद्दा बना। उनका आखिरी मैच उस तरह की विदाई आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को नसीब नहीं हुई है। 90 का दशक भारतीय क्रिकेट के लिए एक डिप्रेसिव दौर था, जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी होने के बावजूद भी टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और ऊपर से मैच फिक्सिंग की खबरों ने भी टीम का माहौल को बिगाड़ दिया। ऐसे दौर में भारतीय टीम को बाहर लाना और फिर से पटरी पर चलाकर अच्छी स्थिति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौरव गांगुली को मिली। उन्हें नया कप्तान बनाया गया। सौरव गांगुली ने अपनी एक नई टीम तैयार की जिसमें नए खिलाड़ियों को जरूर तरजीह मिली और इस टीम को गांगुली ने फिर से वही भरोसा दिलाया जो लगभग खत्म हो गया था। नेटवेस्ट ट्रॉफी, कोलकाता टेस्ट 2003, विश्व कप कुछ ऐसे मौके थे जहां से भारतीय क्रिकेट का नया जन्म हुआ और फिर इस टीम ने कभी भी किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। युवराज सिंह, धोनी और सहवाग जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी इस नए कप्तान के तलाशे हुए मोती थे, जिन्होंने आगे लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की चमक को बरकरार रखा। गौतम गंभीर के अनुसार ये खिलाड़ी भारत में पैदा हुआ सबसे महान बल्लेबाज है और इस खिलाड़ी ने जिस तरह का काम भारतीय क्रिकेट के लिए किया है, उसे देखते हुए इस बात को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। भारतीय खिलाड़ियों को अगर सही मायने में किसी खिलाड़ी ने अहम मैचों में खेलना सिखाया तो इस खिलाड़ी का नाम है युवराज सिंह। अपने डेब्यू के बाद अगले 12 सालों तक युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे जरूरी बल्लेबाज बने रहे। भारतीय क्रिकेट में नाजुकता का अपना एक अलग स्थान रहा है। स्पिन गेंदबाजी से लेकर कलाइयों के भरोसे बल्लेबाजी करने वाले देश को अगर सही मायनों में बाउंड्रीज के सहारे तेज गति से रन बनाना किसी ने सिखाया तो इस फहरिस्त में वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है। फिर चाहे बात 13 शतक छक्के से पूरा करना हो या पारी की शुरुआत चौके से करनी हो, वीरेंद्र सहवाग से पहले भारतीय क्रिकेट ने कुछ ऐसा नहीं देखा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सहवाग सिर्फ तेज खेलना ही जानते थे। उन्होंने जरूरत के हिसाब से खुद को बदलना सीखा। लेकिन अपनी तेज तर्रार पारियों से इस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट में एक नई पहल कर दी थी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जरूरत थी और नई पीढ़ी के क्रिकेट प्रशंसकों को टेलीविजन से बांधे रखने के लिए उपयुक्त थी। तो दोस्तों, ये थे भारतीय क्रिकेट इतिहास के वो चुनिंदा खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के बदलते दौर में सबसे बड़ा योगदान दिया। हमने किसी भी खिलाड़ी को उनके आंकड़ों के हिसाब से सबसे महान खिलाड़ी नहीं बताया। आप कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपके हिसाब से इसके अलावा इस लिस्ट में और कौन खिलाड़ी हो सकते हैं।
अगर आपको वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट अगाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया की और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। देखने के लिए शुक्रिया।